दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, कुणाल कामरा अचानक भी नहीं, मैं कहूँगा काफ़ी समय से वो प्रचलित हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं। लेकिन अभी तो घर घर, गांव-गांव, कस्बे-कस्बे तक उनका नाम गूंज रहा है। पहले शहरों में ज़्यादा लोग उनको देखते थे, लेकिन अभी जो उनका वीडियो है वो लाखों लोगों तक पहुंच चुका है और आगे न जाने कितनों तक पहुंचेगा। दोस्तों, उसमें जो सबसे ज़्यादा उसका ऑपरेटिव पार्ट, सबसे ज़्यादा जिस पर चर्चा है, सबसे ज़्यादा जिसको लेकर विवाद है और जिसके कारण उन पर एफआईआर हो गया, जिसके कारण जहां उनका स्टूडियो है, जहां उनका कार्यक्रम शूट किया गया था, जहां उन्होंने प्रोग्राम पेश किया था, उसको तोड़ फोड़ दिया गया। और शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप जो है, एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली जो शिवसेना, जिसको कोर्ट ने ऑफिशियल शिवसेना माना है, उसके कार्यकर्ताओं ने जाकर उसमें खूब तोड़फोड़ की है। अब वो पुलिस उनको खोज रही है, समन उनको किया गया है, उन्होंने 7 दिन का टाइम ले लिया है। वो जो दिलचस्प उसका एक पैरा है, मैं उसका एक शब्द नहीं बोलूँगा, लेकिन क्या है, थाने की रिक्शा, थाने मतलब थाने बॉम्बे में एक जगह, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय एक झलक दिखला, मेरी नज़र से देखो, वगैरह वगैरह आगे चल जाता है। अब यहाँ एक शब्द, सिर्फ एक शब्द है जिसको लेकर इतना ज़्यादा गुस्सा एकनाथ शिंदे ग्रुप का जो शिवसेना है उसके कार्यकर्ताओं ने उतारा और पूरा तोड़फोड़ कर दी। इतनी हिंसा की जितनी हिंसा की कल्पना नहीं कोई कर सकता था कि कुणाल कामरा के प्रोग्राम के बाद एकनाथ शिंदे ग्रुप इतना उतावला हो जाएगा, क्योंकि वो सरकार में है और सरकार में जो लोग होते हैं उनकी जवाबदेही ज़्यादा होती है, उनका दायित्व ज़्यादा होता है। दोस्तों, हमने एक से एक नेताओं को देखा है जिनका मजाक उड़ाते हुए, जिन पर कटाक्ष करते हुए, जिनकी बेइज्जती करते हुए बहुत सारे कॉमेडियंस ने, व्यंग्यकारों ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन उन नेताओं ने बाकायदा तालियां पीटी। मुझे याद आता है, एक राजू श्रीवास्तव हुआ करते थे, उनका निधन हो गया, अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक ज़माने में टेलीविज़न चैनलों की टीआरपी बढ़ाने में उनका बड़ा योगदान था। बाद में किसी पार्टी में भी चले, संभवतः बीजेपी में चले गए थे, लेकिन बहुत प्रतिभाशाली थे वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो कुणाल कामरा हैं उनकी तरह उनमें वैचारिक तीव्रता नहीं थी। कई बार वो बड़े फूहड़ हो जाते थे। मुझे याद है कि एक बार वो लालू प्रसाद यादव का, उन्हीं के सामने उनका मजाक उड़ाते रहे, खूब मजाक उड़ाया, ऐसी बातें कही जो पूछिए मत, कोई भी नेता नाराज हो सकता था, लेकिन लालू यादव थे कि ताली पीटते नजर आए उनका प्रोग्राम देखकर, उनके सामने ही। ये हाल नेहरू के बारे में कहा जाता है कि जो बहुत सारे बड़े बड़े कार्टूनिस्ट थे, अंग्रेजी के आज़ादी के बाद के दिनों की बात है, उनकी ऐसी की तैसी कर दिया करते थे, उनसे उतना ज़्यादा कमेंट किया करते थे नेहरू के किसी भी छोटी सी गलती पर, या जो कम से कम अखबार वालों को गलती नज़र आ रही है कि उनका हर कार्टून में कई बार मजाक उड़ा देते थे। लेकिन नेहरू उन कार्टूनिस्ट को बुलाकर कई बार साथ में चाय पीते थे, यह भी बाकायदा दर्ज है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि एकनाथ शिंदे बहुत ज़्यादा नाराज हो गए। अब नाराज होना लाजमी है, क्योंकि उनको एक शब्द जो है चुभ गया। अब उद्धव ठाकरे, संजय राउत, ये तमाम लोग जो हैं, उनके जो राइवल हैं शिवसेना का उद्धव ठाकरे ग्रुप, वो शब्द रोज रोज निकालता है, तब भी उनको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक कॉमेडियन ने निकाल दिया तो बहुत तकलीफ हो गई। मैं मानता हूं कि अगर वो न निकालते ये शब्द तो ये बेहतर होता। और दोस्तों, मैं बता भी दूं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा वो शब्द क्या था। वो शब्द था गद्दार। मैं फिर कहता हूं कि ये शब्द उनको, इसकी जगह दूसरा कोई शब्द प्रयोग करना चाहिए था, या अगर ये शब्द प्रयोग कर रहे थे तो उसमें एक लाइन डाल देते कि उद्धव ठाकरे के शब्दों में ये शब्द जो उन्होंने यूज करना चाहा, उनको अपने वर्जन से, अपनी ओर से ये शब्द नहीं उच्चरित करना चाहिए था। तो लेकिन ये सारा का सारा जो बावेला मचा है वो उसी शब्द पर मचा है। वरना वो जो पूरा का पूरा, जो अगर आप उनका वीडियो देखिए तो पता चला वो जिस तरह का कटाक्ष करते हैं, जैसे एक अद्भुत कटाक्ष, भाजपा से शिवसेना बाहर, शिवसेना से शिवसेना बाहर, एनसीपी से एनसीपी बाहर, एक वोटर को 9 बटन दे दिए, एक वोटर को 9 बटन दे दिए, सब कंफ्यूज हो गए। क्या कटाक्ष है।
महाराष्ट्र के चुनाव पर इतना बेजोड़ व्यंग, शानदार, कल्पना नहीं की जा सकती है। और इसके अलावा दोस्तों, ईडी सीबीआई पर जो बातें उन्होंने कही हैं, अब जैसे एक छोटा सा आपको मैं उदाहरण देता हूं। भारत के दो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, एक का नाम है ईडी और एक का नाम है सीबीआई। दो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, यहां से शुरू करते हैं और फिर इनका पिंजरा मत खोलो, हाथ खोल दो, सरकार कह रही है। ईडी सीबीआई ने हृदय परिवर्तन करा दिया है महाराष्ट्र में, और इस पर एक गाना सुनाते हैं, और गाना भी क्या गजब का सुनाते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा उन्होंने अंबानी के बेटे पर और अंबानी के बेटे की शादी पर इसी वीडियो में जो कुछ कहा है, उस पर तो अंबानी चाहे भी, सबसे अमीर व्यक्ति इस देश के, वो चाहे भी तो किसी कोर्ट में कुछ भी नहीं कर सकते। जिस तरह से शालीन ढंग से उन्होंने पेश किया है, हालांकि उन्होंने अजीब अजीब तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन उसमें कोई शब्द ऐसा नहीं है जिसको अनपार्लियामेंट्री कहा जा सके। और उन्होंने अंबानी के बेटे की शादी के बारे में अपनी बात कहने से पहले वो कहते हैं कि अंबानी ने पहले दिया डेटा, इंटरनेट डेटा। अंबानी ने पहले दिया डेटा, फिर बोला देख मेरा बेटा, और फिर बेटे की शादी पर आते हैं। और फिर जिस तरह से अंबानी के बेटे की शादी हुई, और पूरे देश के मीडिया का एक बड़ा सेक्शन देश की शादी हैशटैग चला रहा था, सोशल मीडिया पर भी चल रहा था, वो तो काबिले तारीफ है। इसके अलावा दोस्तों, वीआईपी जो वहां गए उनका मजाक उड़ाते हैं। एक से एक डांसर उनकी शादी में गए, एक से एक गायक गए, केवल इंडिया के नहीं, पूरी दुनिया भर से बटोर कर ले जाए गए। लेकिन वहां अचानक अंबानी परिवार ने सबको एक बार बैठाकर कहा, अब मेरा डांस देखो। और उसका जो वर्णन करते हैं कुणाल कामरा, ओ माय गॉड, अद्भुत है, वो देखने लायक है। इसी तरह से दोस्तों, सुधा मूर्ति सादगी की मूर्ति, उनका यह जो विषय उठाते हैं कि कैसे देश के मेन स्ट्रीम मीडिया ने और उसका देखा देखी सोशल मीडिया ने नारायण मूर्ति नाम के एक अरबपति की धर्मपत्नी को सादगी की मूर्ति बना दिया है इस देश में। ऐसा लगता है कि इस देश में अगर कोई महिला सादगी की मूर्ति है तो वो कस्तूरबा नहीं है, वो सरोजनी नायडू नहीं है, वो और कोई नहीं है, सुधा मूर्ति है, जो एक खरबपति की पत्नी है। और इस पर जो वो एक कहानी सुनाते हैं, वो तो अद्भुत है। वो अद्भुत है कि फल बेचने वाले से कैसे वो बात करती हैं। और यही नहीं, वो कहते हैं कि जिस एयरपोर्ट पर जाइए सुधा मूर्ति की किताब निकल जाएगी अपनी सादगी पर। फिर इस पर मजाक में कहते हैं कि भाई वो 2 साल तो पूरे यूनाइटेड किंगडम की सास थी। यानी उनका कहना है कि ये असल में क्या था कि उनके जो दामाद थे सुनाक साहब, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो वो कहते हैं 2 साल तो वो सास थी पूरे यूनाइटेड किंगडम की। तो इसका वो जिस तरह से वर्णन करते हैं और जिस प्रवाह के साथ, आवेग के साथ, धारदार ढंग से वो अपनी कॉमेडी पेश करते हैं, और कॉमेडी में केवल हंसी नहीं है, एक धारदार व्यंग है, वैचारिकता उसमें है, तथ्यात्मकता उसमें है, सोचने के लिए मजबूर करने वाली एक जिद्द है उसमें। और ये जो जिद्द है, मैं समझता हूँ किसी व्यंगकार, किसी भी रचनाकार की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, असल में गड़बड़ी कहाँ हुई है? गड़बड़ी यही हुई है कि जो वो सुनाते हैं ये पूरी की पूरी कहानी शिवसेना की, उसमें एक शब्द जो गद्दार शब्द है, केवल वहीं पर सारी की सारी चीज़ें अटक आती हैं, और इसीलिए उनके खिलाफ ये अभियान चलाया गया। लेकिन आप सोचिए, ये कानून को हाथ में लेने वाले लोग कौन हैं? अगर आपको उस शब्द पर एतराज़ है, एफआईआर आपने करा दिया। लेकिन एफआईआर कराया गया तब जब सारी हिंसा करा दी, तोड़ फोड़ करा दिया। महाराष्ट्र में न जीने नहीं देंगे उनको, जहां पाएंगे धून देंगे, ये सब कहा गया। देश में कहीं भी जाएगा कामरा उसकी देख लेंगे। ये क्या है? क्या ये सरकार में बैठा हुआ कोई नेता अपने समर्थकों को क्या कंट्रोल नहीं कर सकता है? और अगर कंट्रोल नहीं कर सकता है तो यकीनन सवाल उठेंगे। तो मुझे लगता है कि जितना घेरा जा रहा है कुणाल कामरा को, उससे ज़्यादा तो शिवसेना के नेताओं को घेरा जाना चाहिए, जिन्होंने उस स्टूडियो को तबाह कर दिया, उस पूरे इलाके को तबाह कर दिया जहां पर उन्होंने शूट किया प्रोग्राम अपना। कितना डैमेज किया उनका। लेकिन एफआईआर हुई उन पर,
और एफआईआर का जवाब देने के लिए उन्होंने 7 दिन का टाइम मांगा है। हमने सुना है कि जिन लोगों ने अटैक किया उनके स्टूडियो पर, उन पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। मैं नहीं जानता कि इन्वेस्टिगेशन कैसी होगी और क्या उसका नतीजा निकलेगा, लेकिन कुणाल कामरा, ये पहली बार उन पर इस तरह की बात नहीं आई है। पहले भी कई बार उन पर हमले, खासकर वैचारिक हमले हुए हैं, शासकीय हमले हुए हैं। कुछ बार गलतियां भी उन्होंने की हैं। जैसे यकीनन मेरा मानना है कि अननेसेसरी आपको लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी बात कहनी चाहिए, अपना जैसे एक पत्रकार को लिखना चाहिए, एक एंकर को बोलना चाहिए, वैसे ही एक कॉमेडियन को मुठभेड़ नहीं करनी चाहिए। एक बार उन्होंने अर्णव गोस्वामी नाम के एक एंकर को, जो बहुत ही विवादास्पद एंकर है, उससे वो टकरा गए, और वो भी एयरक्राफ्ट में, एक प्राइवेट एयरलाइंस में। वो भी एक वाकया बन गया पूरे देश में। क्यों? क्योंकि उस एयरलाइंस ने उनको कई महीने के लिए बैन कर दिया उनकी यात्रा पर। अब ये भी अति थी। अरे भाई, आप 7 दिन के लिए करते, आप 2 दिन के लिए करते, 1 दिन के लिए करते, चेतावनी देकर आप माफ कर देते, लेकिन नहीं, चूंकि सत्ता को खुश करना था इसलिए एयरलाइंस ने वो कदम उठा दिया। तो मुझे लगता है कि कुणाल कामरा की विशेषता यह है कि वो सत्ता के कोपभाजन है। ऐसे दौर में जब सत्ता से सब डरे हुए हैं, चाहे वो लेखक हों, पत्रकार हों, बुद्धिजीवी हों, बड़ा हिस्सा उनका, पार्टियां हों, विपक्ष के नेता हों, जब सब सरकार से डरे हुए हैं, एक बहुत बड़ा हिस्सा डरा हुआ है, बहुत छोटा हिस्सा है जो अपने कर्तव्य को निभाने की हर चंद कोशिश कर रहा है। लेकिन उनके साथ क्या हो रहा है हम सब जानते हैं। तो कुणाल कामरा की विशेषता यह है कि वो उस सत्ता से डरे नहीं हैं। निर्भीकता के साथ, ताकत के साथ, जिद्द के साथ वो जवाब देते नजर आ रहे हैं और अपनी बात कहते नजर आ रहे हैं। और यही कारण है दोस्तों कि कुणाल कामरा सेलिब्रेट किए जा रहे हैं उन तमाम लोगों में जो इस देश की डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को बचाए रखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि सत्ता में बैठे लोगों को भी जरूर सोचना चाहिए, अति नहीं होनी चाहिए। कुणाल कामरा, मैं भी मानता हूं कि वो इतनी शानदार ढंग से चीजों को पेश करते हैं कि लोग लोटपोट हो जाते हैं। और लोटपोट केवल हंसोड़पन नहीं है उनमें, राजू श्रीवास्तव की तरह। उनमें दम है, उनकी वैचारिकता है, उनके पास विचार हैं और बहुत ही प्रखर हैं वो विचारों को सामने लाने में। लेकिन अचानक पता नहीं क्या हो जाता है कि कुछ ऐसे लफ्ज वो इस्तेमाल कर देते हैं बात बात में जो गाली की तरह होते हैं, जो वल्गर होते हैं। मुझे लगता है कि यूरोप अमेरिका की स्टाइल में कॉमेडी नहीं इंडिया में पेश की जानी चाहिए। अपने देश में एक से एक महान परंपरा रही है व्यंग्यकारों की। हम ये नहीं कहेंगे कि वो कॉमेडियन थे इनकी तरह, स्टैंड अप कॉमेडियन, लेकिन आप देखिए हरिशंकर परसाई का जो पूरा का पूरा साहित्य है बेजोड़ है, बिना किसी अपशब्द के। मैं नहीं जानता कि कुणाल कामरा क्यों ऐसे एकाध शब्दों का बीच बीच में इस्तेमाल करते हैं जो असंसदीय ही नहीं है बल्कि वल्गर हैं। क्या वो बच सकते हैं इससे? अगर बच सकते हैं तो मैं समझता हूं कि कला के हक में ये बहुत बड़ी बात होगी। मैंने कई बार देखा है, ये केवल गद्दार की बात मैं नहीं कर रहा हूं, कुछ गालियां दे देते हैं बीच में, किसी और को गाली नहीं देते हैं, उनके मुंह से निकल जाती है। कोई बात करते 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 अचानक एक छोटी सी गाली निकल जाती है जो यूपी बिहार में काफ़ी प्रचलित है, और खेत खलिहान और मोहल्ले में, शहर में, कस्बे में आमतौर पे लोग सड़क पे चाय पीते हुए इस तरह की गालियां दे देते हैं। लेकिन आप पब्लिक फिगर हैं, आप सेलिब्रिटी हैं, आपको इस चीज़ से बचना चाहिए, ये मेरा मानना है। लेकिन इसके बावजूद कुणाल कामरा एक बड़ी शख्सियत हैं कला की दुनिया में, और उनकी कला का एक तरह से सलाम किया जाना चाहिए, उनके काम को सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। उन्हें जेल भेजने की, उन पर एफआईआर करने की, उनको देशद्रोही बताने की, उनको किसी साजिश में संलिप्त होने की, इस तरह की कोई बात नहीं उनके साथ की जानी चाहिए। कम से कम यही जनतंत्र का तकाजा है, और मैं सोचता हूं कि सरकारों को होश आना चाहिए, सरकारों को सोचना चाहिए, उनको जोश में नहीं होश में काम करना चाहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।